फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियों का अगला बताने वाली हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिनिधि सभा के प्रमुख कार्यों में स्पीकर का चुनाव और व्यवस्थापन शक्ति, कार्यपालन शक्तियाँ हैं। अगला है युद्ध की घोषणा। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणाओं की पुष्टि करती है। अगला है नियम बनाना। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्यवाही के संचालन के नियम बनाने का अधिकार है। यानी प्रतिनिधि सभा के कार्यवाही का संचालन किस प्रकार से किया जाना है, इस संबंध में नियम निर्माण का जो अधिकार है वो प्रतिनिधि सभा को ही सौंपा गया है। प्रतिनिधि सभा की कार्यवाही के दौरान अगर कोई प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो यह सदन अपने 2/3 बहुमत से उस सदस्य को दोषी ठहराए तो इसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अगला है महाभियोग लगाना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारियों द्वारा गंभीर अपराध करने पर प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही दोषारोपण किया जाता है। पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियां भी रखती है। कांग्रेस विधि द्वारा अनेक प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करता है, उन्हें आर्थिक अनुदान देती है और बदले में उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करती है। यानी जो भी कार्य किए जाते हैं प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा और जिन्हें वह आर्थिक अनुदान देता है, उनके द्वारा वास्तव में उन कार्यों को किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में निगरानी रखने का जो कार्य है वो प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। अगला है अन्वेषण संबंधी कार्य। प्रतिनिधि सभा भी अन्वेषण अथवा प्रशासकीय जांच का कार्य करती है, लेकिन सीनेट की तुलना में इस संदर्भ में उसके अधिकार कम हैं। सामान्यतः अधिकांश देशों में निम्न सदन जो होता है वो शक्तिशाली होता है और उच्च सदन की शक्तियां कमज़ोर होती हैं, लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के निम्न सदन होने के नाते उसको शक्तियों का जो स्वरूप है वो कम है या प्रतिनिधि सभा की शक्तियां कम हैं। जनता की प्रतिनिधि संस्था होते हुए भी अमेरिकी शासन प्रणाली में प्रतिनिधि सभा अशक्त है। इसकी दुर्बलता के प्रमुख कारण है, पहला है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जिन देशों में होती है वहाँ पे कार्यपालिका के चयन में व्यवस्थापिका का कोई भूमिका नहीं होती है और न ही व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। इस कारण से प्रतिनिधि सभा वहाँ पर कमज़ोर है, क्योंकि कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास नहीं है। दूसरा है समानपदी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अमेरिका में कांग्रेस के 2 सदन हैं और दोनों को ही समान शक्तियां प्रदान की गई है। दोनों का ही चयन जो किया जाता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है और दोनों सदनों की सहमति से ही विधेयक पारित होता है। भारत जैसे देशों में उच्च सदन के सदस्यों का जो चयन किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और इसी कारण प्रतिनिधि सभा की शक्तियां जो है वो दुर्बल है या उसकी शक्तियों के क्षेत्र में उसके अधिकार कम हैं। अगला है सीनेट की विशिष्ट स्थिति। प्रतिनिधि सभा की अशक्तता का एक बड़ा कारण सीनेट की वह विशिष्ट स्थिति है जो उसे संविधान द्वारा प्रदान की गई है। संविधान ने सीनेट की रचना राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति के रूप में की है, अतः व्यवस्थापन संबंधी अधिकारों के अतिरिक्त उसे कार्यपालन के संबंध में भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है संधियों की पुष्टि करना और उच्च पदों के नियुक्तियों की स्वीकृति प्रदान करना। इसका आशय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितनी भी तरह की देशों से संधियां की जाती हैं, उन संधियों की पुष्टि के लिए उसे सीनेट के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर सीनेट किसी संधि प्रस्ताव को निरस्त कर देता है या उस संधि प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह संधि प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है।
साथ ही अमेरिका में जितने भी तरह की नियुक्तियां की जाती है, उन नियुक्तियों का जो करने का कार्य है वह तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उन नियुक्तियों का अनुसमर्थन उसे सीनेट से प्राप्त करना आवश्यक हुए। सीनेट के संविधान के द्वारा प्रदान की गई इन विशेष शक्तियों के कारण अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की स्थिति कमज़ोर है और सीनेट को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगला है अल्प कार्य अवधि। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष है और इसके सदस्यों का एक बार चयन होने के बाद वो अगले चुनावों की तैयारियों में ही लगे रहते हैं और इस कारण से प्रतिनिधि सभा के सदन प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। अगला है प्रतिनिधियों का स्तर। प्रतिनिधि सभा का सदस्य होने के लिए क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया जाता है, यानी उस क्षेत्र का निवासी ही प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्याशी हो सकता है। अतः सामान्य श्रेणी के व्यक्ति प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं होता और इस कारण से भी व्यवहार में इनकी स्थिति दुर्बल होती है। यानी अमेरिका में एक तरह से माना जाए तो किसी के राजनीतिक करियर की जो शुरुआत है या कमज़ोर जो राजनीतिक क्षेत्र में जो कमज़ोर लोग होते हैं वो सामान्यतः प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और उनका बहुत अधिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व या प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होता है। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर उस रूप में नियंत्रण नहीं कर पाती है जिस तरह से ब्रिटेन में कॉमन सभा अपने प्रधानमंत्री को या मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है और इसी तरह से अमेरिका में कार्यपालिका भी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगला है कार्यविधि के नियम। प्रतिनिधि सभा के कार्यविधि के नियम भी उसे दुर्बल स्थिति प्रदान करते हैं। सीनेटरों की अपेक्षा प्रतिनिधियों की भाषण की स्वतंत्रता अत्यंत सीमित है और इसी कारण से ये सदन जो है वो कमज़ोर है या उसकी शक्तियों का स्वरूप बहुत अधिक व्यापक नहीं है। अगला है प्रतिनिधि सभा का बड़ा आकार भी उसकी शक्तियों को दुर्बल रूप प्रदान करता है। इसमें 435 सदस्य होते हैं जबकि सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इसलिए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में किसी भी विषय पर सहमति पहुंचने में या अपनी राय अभिव्यक्त करने में मुश्किलें आती हैं क्योंकि सीनेट के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण किसी भी विषय पर सहमति प्राप्त करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष।